मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, आपदा के समय लोगों के साथ खड़ी सरकार। भाजपा विधायक बाढ़ राहत के लिए देंगे अपना 1 महीने का वेतन। तत्काल राहत को 3 करोड़ 6 लाख रुपए के लिए स्वीकृत। बाढ़ से जूझ रहे पंजाब की मदद कर रहा हरियाणा। मुख्यमंत्री ने पंजाब को हर संभव सहयोग का दिया आश्वासन। जिलों से पंजाब भेजी गई राहत सामग्री। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर ठोस कदम उठा रही है। कहा, वीटा बूथों के आवंटन में 50% तक आरक्षण महिलाओं के लिए हो सुनिश्चित। और प्रदेश की 20 जिलों में स्थापित होंगे मेजरमेंट कलेक्शन यूनिट और फिंगर एनरोल्ड डिवाइसेस। आरोपियों के बायोमेट्रिक डेटा का होगा संग्रह। अपराध को रोकने में मिलेगी मदद। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने बाढ़ व जलभराव से ग्रस्त क्षेत्रों में तुरंत राहत के लिए प्राथमिकताएं तय की हैं। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश भारी बारिश के कारण पैदा हुई समस्याओं से जूझ रहा है। इस मुश्किल समय में सरकार लोगों के साथ खड़ी है। उन्होंने बताया कि आज अनौपचारिक रूप से कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठकर बाढ़ के हालातों पर चर्चा की गई। साथ ही आज हिमाचल प्रदेश के लिए 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सभी विधायक अपना 1 महीने का वेतन बाढ़ राहत के लिए देंगे। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से भी राहत कोष में स्वेच्छा से मदद का भी आग्रह किया। उन्होंने बताया कि सरकार नुकसान के निरंतर निगरानी कर रही है और सभी क्षेत्रों में राहत कार्य चल रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीमें भेजकर उनकी चिकित्सा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि तत्काल राहत उपायों के लिए जिलों को आरक्षित निधि के रूप में कुल 3 करोड़ 6 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बाढ़ से नागरिकों को हुई कठिनाइयों को कम करने के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया है, जिस पर 2897 गांवों के करीब 1,70,000 किसानों ने पंजीकरण करवाया है। विधायक हैं, उन सब से हमने कहा है कि 1 महीने की सैलरी बाढ़ पीड़ितों के लिए वो देंगे। हमने हरियाणा सरकार के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से भी आग्रह किया है कि वे बाढ़ पीड़ितों के लिए अपनी इच्छा अनुसार हरियाणा मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद करें। राहत उपायों के लिए जिलों को आरक्षित निधि के रूप में 3 करोड़ 6 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर प्रदेश में 2,897 गांव के 1,69,738 किसानों ने 9,96,701 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण करवाया है। मुख्यमंत्री ने मकान ढहने से प्रदेश के 12 लोगों की मृत्यु होने पर दुख प्रकट किया। इन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 48 लाख रुपए की अनुग्रह राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण यदि लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है तो ऐसे लोगों के लिए राहत शिविर लगाए जाएंगे। जल भराव वाले क्षेत्रों में गिर गए अथवा आंशिक नुकसान वाले मकानों का सर्वे कर भरपाई की जाएगी। मुझे दुख है कि प्रदेश में इस भारी बारिश के कारण मकान ढहने से 12 लोगों की जान चली गई है। तुरंत शोक संतप्त परिवारों के वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 48 लाख रुपया अनुग्रह सहायता भी जारी की गई है। बाढ़ के कारण यदि लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा तो हम ऐसे लोगों के लिए राहत शिविर भी लगाए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल हिसार के बाढ़ग्रस्त कई गांवों का दौरा किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा और विधायक विनोद भयाणा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने गांव बिठमड़ा, सरसौद, बिचपड़ी, मैयड़, अनीपुरा, गढ़ी
मेहंदा व जीतपुरा का दौरा कर वहां भारी बरसात से पैदा हुए हालात का जायजा लिया और लोगों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को जाना। उन्होंने गांव मेहंदा व ढाणी मेहंदा के लिए 21-21 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। मुख्यमंत्री ने बिचपड़ी व सरसौद के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के नीचे से साइफन बनाकर बरसाती पानी की निकासी के प्रबंध करने के भी निर्देश दिए ताकि यहां जल भराव ना हो। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल भराव से प्रभावित क्षेत्रों से प्राथमिकता के आधार पर जल निकासी की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने राहत कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को सक्रिय रहने और चौकसी बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर प्रभावित व्यक्ति तक मदद पहुंचाने के आदेश दिए गए हैं व अधिकारियों को स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को भोजन, दवा या आश्रय की कमी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों की फसलों को हुए नुकसान की जानकारी लेते हुए कहा कि सही आंकलन कराकर उचित मुआवजा दिया जाएगा। किसानों को राहत पहुंचाने के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया गया है जिस पर किसान अपनी खराब फसल का विवरण दर्ज कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन परिवारों के मकान या छतें बारिश से क्षतिग्रस्त हुई हैं उन्हें भी तुरंत प्रभाव से राहत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि ये प्राकृतिक आपदा है और इसका मिलकर सामना करेंगे और बाहर निकलेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज मोहाली पहुंचकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री भगवंत मान पिछले 4 दिन से अस्पताल में भर्ती हैं। पंजाब सरकार की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि पंजाब के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री के बीच करीब 20 मिनट महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई। इस दौरान नायब सैनी ने पंजाब में बाढ़ के हालातों की भी जानकारी ली। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि बाढ़ के चलते उत्पन्न हुए हालात को लेकर हरियाणा पंजाब के साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री ने पंजाब के सीएम को हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंजाब की स्थिति से जल्द उभरने और पंजाब के मुख्यमंत्री के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बाढ़ से जूझ रहे पड़ोसी राज्य पंजाब के लिए प्रदेश से लगातार राहत सामग्री भेजी जा रही है। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने हिसार से राहत सामग्री से भरे 10 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि परेशानी में पड़े पड़ोसी की मदद करना हमारे संस्कार है। पंजाब के भाई बहनों के लिए रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भेजी जा रही हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हर जिले को पंजाब के बाढ़ प्रभावित जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। हिसार को अमृतसर की जिम्मेदारी मिली है। अमृतसर के लिए 10 ट्रकों के माध्यम से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। उन्होंने बताया कि शहर में इस तरह की स्थिति के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। बाढ़ प्रभावित लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कोई भी हमारा पड़ोसी, कोई भी अगर हमारा साथी अगर कहीं कोई परेशानी में है तो हम मिलकर के सारा उसका सहयोग करने का काम करते हैं। आज पंजाब के अंदर बाढ़ आई हुई है और वहाँ के हमारे जो भाई बहन हैं वो दिक्कत परेशानी में है, इसलिए उनको सहयोग के लिए जहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहले 5 करोड़ रुपए की राशि भेजने का काम किया, आज हमने यहाँ से हिसार जिला से 10 ट्रक जो है वो राहत सामग्री जिसके अंदर आटा है, दाल है, चीनी है, चाय है, साबुन है, कंघी है, तेल है, यानी हर जो जरूरियात की जो रोजमर्रा की जो जरूरियात की चीजें हैं ट्रकों के अंदर भेज करके हमने अमृतसर जिले, हिसार जिले के अलग अलग जिलों के अलग अलग जिले जिम्मे लगाए हैं। हिसार जिले के जिम्मे अमृतसर जिला जो लगा है, तो अमृतसर में हमने अभी ये 10 गाड़ियां यहाँ से रवाना की है। पलवल जिला प्रशासन ने आज लघु सचिवालय से पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री से भरे हुए 2 ट्रकों को रवाना किया। भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन बैंसला ने इन ट्रकों को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार विशिष्ट भी मौजूद रहे। इसके अलावा जिला प्रशासन की ओर से 18 लाख रुपए का चेक दिया गया है। जिला अध्यक्ष विपिन बैंसला ने कहा कि प्रदेश सरकार संकट के समय में पड़ोसी राज्य की मदद के लिए हमेशा तैयार है। संकट के समय पड़ोसी के साथ खड़ा होना हमारा कर्तव्य है। इसी कड़ी में आज राहत सामग्री से भरे हुए 2 ट्रकों को रवाना किया गया है। ट्रकों में 750 किट खाद्य सामग्री है जो संकट में पीड़ितों के काम आएगी। सरकार की तरफ से 2 ट्रक गए हैं जिसमें 750 किट है। 750 उसमें सारी जो चीजें हैं, चीनी, दाल, जो सामग्री जो चीजें सब चीजें किट में दी गई है और जरूरतमंद की है। और इसमें 18 लाख रुपए का चेक दिया गया है जिसमें कोई भी चीज डिस्ट्रिक्ट में कोई भी चीज जैसे
बेड हो, मतलब खाट हो या मतलब कोई भी चीज हो, उनकी जरूरत की चीज है, वो 18 लाख रुपए से उसे ले सकते हैं। मैं सभी से अपील करता हूँ कि पंजाब आप देख रहे हो कि जिसमें 10-12 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा दिक्कत है वहाँ। सबसे अनुरोध करता हूँ कि सब कहीं ना कहीं अपनी सेवा दें, अधिकारी भी, पार्टी भी, कार्यकर्ता सब एकजुट होकर पंजाब के लिए हम समर्पित हैं। खराब मौसम के चलते नूंह में बंद किए गए स्कूल कल से खुल जाएंगे। जिला उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा कि अब मौसम के ठीक होने से स्कूल खोलने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जहां पानी भरा हुआ है वहां बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए मुखिया अपने स्तर पर स्कूल खोलने का फैसला लें। उन्होंने आगे बताया कि पंप लगाकर पानी निकासी के काम में तेजी लाई जाएगी। फसलों के नुकसान का पता लगाने के लिए गाँव के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया है, जिनकी स्पेशल गिरदावरी कराई जाएगी। इंटरनेट नहीं होने पर फिजिकल गिरदावरी के आदेश दिए जाएंगे। किसान अपने नुकसान की भरपाई के लिए पोर्टल पर आवेदन करें। फ्राइडे को ऑर्डर किया गया था स्कूल शटडाउन को, क्योंकि बहुत तेज बारिश हुई थी, उसकी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन दोनों थी, तो सिक्योरिटी को देखते हुए स्कूल बंद किए गए थे। अब रिपोर्ट आ रही है कि मौसम भी थोड़ा खुल गया है, तो वो मैंने स्कूल खोलने के आदेश दे दिए। कल से स्कूल चलेंगे निरंतर। जहाँ भी बिल्डिंग्स लगता है थोड़ी कमजोर हैं, तो वो भी निर्देश दे दिए गए हैं कि जहाँ पर सेफ्टी पैरामाउंट होनी चाहिए तो उसको अल्टरनेट अरेंजमेंट करे स्कूल अपने लेवल पर। और जैसा कि शहर में पानी भरने की सवाल है, वहाँ पर पंप्स डिप्लॉयड हैं। अब बारिश, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड रेनफॉल हुई है, तो अब बारिश थोड़ी कम हुई है, तो पंप सेट लगे हुए हैं हमारे, वो निकलवाएंगे और जल्दी नॉर्मल लाइफ शुरू होगी। जी, क्षतिपूर्ति पोर्टल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार नारी सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर ठोस कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वीटा बूथों का आवंटन महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। वह आज चंडीगढ़ सिविल सचिवालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन बूथों के लिए स्थान जल्द चिन्हित कर उनमें 50% तक आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने महिला सीएम पैक्स के गठन और संचालन की प्रक्रिया को भी तेजी से आगे बढ़ाने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी सहकारी बैंकों को आधुनिक IT सुविधाओं से लैस किया जाए, ताकि किसानों और उपभोक्ताओं को पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध हो सकें। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों को सरकार की ओर से मिलने वाले भुगतान और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं की सब्सिडी राशि सीधे सहकारी बैंकों के माध्यम से जोड़ी जाए। उन्होंने न्यू सीएम पैक्स के पंजीकरण की प्रक्रिया को और अधिक सरल तथा पारदर्शी बनाने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने सहकारी शुगर मिलों के माध्यम से किसानों को गन्ना काटने की मशीनें कम किराए पर उपलब्ध करवाने को कहा। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि प्रदेश में जन औषधि केंद्रों की संख्या में वृद्धि की जाए। इन केंद्रों के लिए स्थान अस्पतालों एवं स्वास्थ्य संस्थानों के लिए निकट चिन्हित किए जाएं, ताकि आमजन को किफायती दामों पर दवाइयां आसानी से उपलब्ध हो सकें। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट बलवान सुहाग को का पटका पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। वे जजपा से इनेलो में शामिल हो गए। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा भी मौजूद रहे। अभय चौटाला ने कहा कि 25 सितंबर को पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती के अवसर पर रोहतक में होने वाली रैली के मंच पर कई बड़े चेहरे नजर आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि रैली में एनडीए और इंडिया ब्लॉक के नेताओं को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। बड़ा विचार विमर्श करके ही कुछ नेताओं को बुलाया जाएगा। जी का घर वापसी पे बहुत बहुत स्वागत। इन्होंने बहुत लंबे समय तक पार्टी की सेवा करी और पार्टी के साथ बहुत सारे साथियों को जोड़ने का काम किया, एक पहचान बनाई पार्टी। आज 90% से ज्यादा घर वापसी हो। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पहले दिन से यह सोच रही थी कि गैर कांग्रेस और गैर भाजपा तीसरा मोर्चा बने। हमने चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाना है, चौटाला साहब की सोच को आगे बढ़ाना है। चौधरी देवीलाल जो है वो हमेशा कमजोर वर्ग के पक्ष में थे, किसान के, मजदूर के, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन उनकी अनदेखी हुई। उन्होंने हमेशा उस वर्ग की लड़ाई लड़ी। प्रदेश की करीब 20 जेलों में मेजरमेंट कलेक्शन यूनिट और फिंगर एनरोल्ड डिवाइसेस स्थापित की जाएंगी। महानिदेशक कारागार आलोक राय ने आज पंचकूला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि इस यूनिट से दोषी व गिरफ्तार व्यक्तियों से बायोमेट्रिक और जैविक डेटा के स्कैन किए जा सकेंगे।
उन्होंने बताया कि इसमें अपराधियों का यूनिक आइडेंटिफिकेशन रेटिना दर्ज होगा। उन्होंने कहा कि जेल में बंद अपराधियों की पहचान के पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर उन पर नजर रखने और ट्रैकिंग के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। इनमें उंगलियों के निशान, चेहरे की विशेषताएं, डीएनए नमूने और रेटिना स्कैन शामिल हैं। MCU यूनिट से अपराधियों के फिंगरप्रिंट्स और रेटिना स्कैन किया जाएगा। ये सभी डाटा नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में अपलोड होगा, जहां देश भर के अपराधियों और संदिग्धों का डाटा फीड किया जाता है। ये डेटा स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास रहेगा, जो इस NCRB अधिनियम के तहत नोडल एजेंसी के साथ साझा करेगा। इस जानकारी को 75 वर्षों तक संग्रहित किया जा सकता है, जिससे अपराध को रोकने में मदद मिलेगी। इसकी जो डीएनए एनालिसिस है वो इस तरीके से है कि अगर किसी भी क्रिमिनल का क्राइम करते वक्त अगर केवल बॉडी का कोई भी पार्ट दिखाई देगा तो उससे वो आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। तो पहले हमारे पास ये हमारी जो 20 जेलें हैं इसमें ये लगाया जाएगा और ये यहाँ इस समय की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये बेसिकली चेहरे की विशेषताएं, डीएनए नमूने और रेटिना स्कैन इसमें पूरा शामिल है। पहले जो नेफिस हुआ करता था, नेफिस अभी भी हुआ करता है, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो उसको संचालित करता है और हमारे पास केवल कोई पोर्शन आता है। उस पोर्शन को जब हम अपने CRB में भेजेंगे तो वो टैली करके हमें बता देंगे अगर हरियाणा का क्रिमिनल है तो जी, और अगर वो CRB से NCRB में जाएगा तो NCRB टैली करके बता देगा अगर ऑल ओवर इंडिया का क्रिमिनल है तो। हिसार के गुरु जंबेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 में 32वां स्थान हासिल किया है। विश्वविद्यालय प्रदेश भर में अव्वल रहा, जो राज्य और उसके शैक्षणिक समुदाय के लिए बेहद गर्व की बात है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नरसरी राम बिश्नोई ने बताया कि केवल 3 दशक पहले स्थापित इस संस्थान ने देश के कई पुराने विश्वविद्यालयों से बेहतर प्रदर्शन किया है, जो इसके तेज विकास, बेहतर शैक्षणिक संस्कृति और उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि को विश्वविद्यालय और पूरे प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि ये मान्यता केवल रैंकिंग तक ही सीमित नहीं है, ये नवाचार के साथ ही उच्च गुणवत्ता वाले शोध को आगे बढ़ाने और विद्यार्थियों को वैश्विक नागरिक के रूप में तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके लिए उन्होंने सभी अध्यापकों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों को बधाई दी। यूनिवर्सिटी में हासिल की है और हमारा जो है हरियाणा की जो स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर जो है हमारा विश्वविद्यालय प्रथम है और इसके अंदर फार्मेसी के अंदर जो है हमारे विश्वविद्यालय को 49th रैंक जो मिली है और मैनेजमेंट कैटेगरी में 101 से लेके 125वीं रैंक और इंजीनियरिंग के अंदर 2001 से लेके 3000 रैंक और यूनिवर्सिटी कैटेगरी के अंदर जो है 101 से लेके 150 रैंक और सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल जो इसी साल से ही आरम्भ किया था उसमें जो है हमारे विश्वविद्यालय ने 11 से लेके 50 के बीच में रैंक हासिल की है। और ये फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड कॉलोनी में कल देर रात करीब 1:30 बजे एसी का कंप्रेसर फटने की घटना सामने आई। इस दौरान एसी में आग लगने से फैले जहरीले धुएं के कारण दम घुटने से एक परिवार के 3 सदस्यों की मृत्यु हुई है। घर का पालतू कुत्ता भी मृत पाया गया। परिवार के बचे इकलौते बेटे का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है, जिसकी हालत खराब बताई जा रही है। पड़ोसियों के मुताबिक कॉलोनी के फर्स्ट फ्लोर पर अचानक से एसी में आग लगी और धुआं दूसरे फ्लोर की सीढ़ियों तक फैल गया, जिसमें रहने वाले परिवार ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन धुएं के कारण वे सीढ़ियों पर ही बेहोश हो गए। इस बीच दम घुटने से पति, पत्नी और उनकी 13 साल की बेटी की मौत हो गई। उनके बेटे को किसी तरह पड़ोसियों ने रेस्क्यू कर जान बचाई। में तो वो मैडम की आंख खुल गई तो उसने अपने बच्चों को उठाया, बच्चे उठ गए तो बाहर निकल गए। तो फिर वो सेकंड वाले ऊपर देख रहे थे, लेकिन बाहर से लॉक लगा हुआ था, तो वो बाहर निकलने की वजह से अंदर ही धुएं में मौत हो गई उनकी। सेकंड वाले डेड हुए और डॉगी भी है साथ में। दम घुटने से धुएं से हुई है। देखो जो फर्स्ट वाले वो तो सारे सही है, लेकिन मौतें सेकंड पे हुई है सारी।
सोनीपत में कल भारत विकास परिषद के 63वें स्थापना दिवस पर गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित भी किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का जो लक्ष्य है उसमें प्रत्येक नागरिक का योगदान आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जहां एक और विकास कार्यों की जरूरत है, वहीं आने वाली पीढ़ी को अच्छे संस्कारों से जोड़ना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि हमारी युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति और संस्कारों से जुड़ी रहे और आधुनिक तकनीक का समुचित उपयोग करते हुए आगे बढ़े तो वे हर चुनौती का सामना करने में सक्षम रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये ऐसी पीढ़ी होगी जो संस्कृति और जड़ों से पोषित होकर विशाल वृक्ष की तरह समाज को नई दिशा देगी। बनाने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उसमें सभी के योगदान की ज़रूरत है और उसके अंदर जहां विकास जरूरी है वहीं हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, उनके अंदर अच्छे संस्कार हों और वो संस्कारवान होते हुए अपनी संस्कृति से जुड़ते हुए जो भविष्य की चुनौतियाँ उनसे लड़ने में सक्षम जब वो होंगे और वो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जब वो आगे बढ़ेंगे तो मैं समझूंगा कि एक ऐसा वृक्ष तैयार होगा जिसकी जड़ में हमारी संस्कृति और संस्कार हैं और जो एक विशाल वृक्ष जिसमें भविष्य को लेकर, भविष्य के रास्ते, भविष्य की चुनौतियां, उन सब को लेकर वो इस प्रकार के हमने बच्चों को तैयार करना है। जो भारत विकास परिषद एक बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और मैं विशेष रूप से आज ये भी कहना चाहूँगा कि जब हम बच्चों की बात करते हैं तो शिक्षा के साथ साथ जब संस्कारों की बात करते हैं तो सेवा भाव भी बच्चों के अंदर हो। भिवानी कोर्ट परिसर में पिछले दिनों हुई गोलाबारी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सीआईए ने इस मामले में 2 आरोपियों को तोशाम बाईपास जबकि 1 आरोपी को फतेहाबाद जिले से गिरफ्तार किया है। ये घटना 4 सितंबर की है जब दोपहर गांव दिनौद के कुछ लोग अपनी पेशी पर भिवानी कोर्ट आए हुए थे। वो लंच के समय वकीलों के चैम्बर के पास चाय पी रहे थे, तभी 3 अज्ञात लोगों ने उन पर गोलियां चला दी और फरार हो गए। इस हमले में रोहतक के मोखरा गांव निवासी लवजीत को गोलियां लगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी व सर्च अभियान चलाया था। डीएसपी अनूप कुमार ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में गहन जांच करते हुए 2 आरोपियों मोनू और नवीन को तोशाम बाईपास से गिरफ्तार किया। आरोपी मोनू पर पहले भी लड़ाई झगड़ा और डकैती के मामले दर्ज हैं। ये दोनों इस वारदात की रेकी और योजना बनाने में शामिल थे। इसके अलावा टीम ने कल रात को फतेहाबाद के करनौली गांव से एक और आरोपी को पकड़ा। आरोपी की पहचान रोहित निवासी रगड़ी खेड़ा सिरसा के रूप में हुई है। रोहित को भी 4 सितंबर की गोलाबारी की घटना में शामिल था। पुलिस ने मौके से एक अवैध हथियार भी बरामद किया है। उन्होंने कहा कि भिवानी में अपराध करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त और प्रभावी कानूनी कार्रवाई करेगी। 25 को तो फायरिंग हुई थी दोपहर को 1:15 बजे के करीब। उसके ऊपर उसी टाइम उन्होंने तत्पर कार्रवाई करते हुए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय उसी टाइम 2 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद में हमारे हेडक्वार्टर साहब और मैं खुद क्राइम और हमारी सीआईए टीम और एफएसएल की टीम ने वहाँ पे जाके मौके के ऊपर तुरंत कार्रवाई की। उसके बाद में हमारी अलग अलग टीम में बनके इस पर कार्रवाई करते हुए कल दोपहर को 3:15 के आसपास एएसआई आनंद शैयवन के नेतृत्व में मोनू पुत्र सुहास आरो ब्रजवासी कॉलोनी भिवानी और नवीन पुत्र रामपत श्रीआरो काकड़ोली हुक्मी चरखी दादरी को अरेस्ट किया था, जिनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। मामले के अंदर अभी तक 2 को यहाँ अरेस्ट कर लिया गया। फतेहाबाद अभी तक में एमसी अग्रवा है और आगे जो भी निकलते हैं जितने भी हैं उनका हम आपके साथ शेयर करें। भारतीय जनता पार्टी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी उम्मीदवार और सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी की चुनाव से पहले देश की आत्मा को बचाने के नाम पर वोट मांगने वाली टिप्पणी की आलोचना की है। वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने आज नई दिल्ली में कहा कि एक तरफ वो देश की आत्मा को बचाने की बात कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद से मुलाकात की, जो भ्रष्टाचार के कई मामलों में दोषी हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ये व्यवहार निंदनीय है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस व्यवहार की भी आलोचना की जिसमें उन्होंने कर्नाटक में बाढ़ से हुए फसल का नुकसान झेल रहे एक किसान की चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया।
उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के गठबंधन के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। हम सभी जजेस की बहुत इज्जत करते हैं, चाहे वो सिटिंग जज हो या रिटायर्ड जज हो। लेकिन जब कोई जज चुनावी अखाड़े में आता है और कुछ बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो सवाल तो उठेंगे। अब देखिए, उनका आज का स्टेटमेंट है, एक अखबार में छपा है, वोट फॉर मी टू सेव सोल ऑफ द नेशन, अपोजिशन वीपी पिक। और देश के कॉन्शियंस को बचाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई है। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इस साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम है डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। मानव विकास और समाज के लिए उनके अधिकारों को जानने और साक्षरता की ओर मानव चेतना को बढ़ावा देने के लिए हर साल 8 सितंबर को दुनिया भर में साक्षरता दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा साल 2022 में शुरू किया गया उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। साक्षरता किसी भी देश की सामाजिक आर्थिक तरक्की का आधार होती है। एक साक्षर और शिक्षित समाज ही लोकतांत्रिक तरीके से आर्थिक और सामाजिक उन्नति के बारे में बेहतर तरीके से सोच सकता है। यानी समाज जितना अधिक साक्षर होगा, देश का विकास भी उतना अधिक होगा। हालांकि 2024 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में 73 करोड़ से अधिक युवाओं और वयस्कों में अब भी मूलभूत साक्षरता की कमी है। निरक्षरता की विश्वव्यापी समस्या पर विचार विमर्श के लिए सबसे पहले 8 सितंबर 1965 को शिक्षा मंत्रियों की विश्व कांग्रेस की बैठक तेहरान में आयोजित की गई थी। इसके बाद अक्टूबर 1966 में अपने 14वें सत्र में यूनेस्को ने इस दिन यानी 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया। 1967 से हर साल 8 सितंबर को दुनिया भर में साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम है डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। बुनियादी साक्षरता से वंचित लोगों में शिक्षा का प्रसार करने में डिजिटल लर्निंग टूल्स अहम भूमिका निभा सकते हैं। डिजिटल युग में साक्षरता लोगों को सुरक्षित और उचित तरीके से डिजिटल सामग्री तक पहुंचने, समझने, मूल्यांकन करने, संवाद करने और डिजिटल सामग्री तैयार करने में भी मदद कर सकती है। भारत में पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने 2022 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के मुताबिक इस कार्यक्रम में वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर किया जा रहा है। उल्लास कार्यक्रम के तहत 15 साल से ऊपर के गैर साक्षर जो किसी वजह से औपचारिक स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए हैं, उन्हें साक्षर बनाया जा रहा है। केंद्र प्रायोजित इस कार्यक्रम को वर्ष 2022 से 2027 के दौरान लागू किया जा रहा है। इस दौरान 5 करोड़ यानी हर साल 1 करोड़ लोगों को मूलभूत साक्षरता के साथ साथ वित्तीय और डिजिटल साक्षरता भी मुहैया कराने का लक्ष्य तय किया गया है। उल्लास यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ने देश भर में साक्षरता की मुहिम छेड़ी है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप 2030 तक देश में पूर्ण साक्षरता सुनिश्चित करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।